पिछले वीडियो में हमने ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में कुछ रिएक्शन बची हुई है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। साथ में फिनॉल का इंट्रोडक्शन भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले ग्लिसरॉल की बची हुई रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वे एसिड जिनके पास दो COOH समूह होते हैं उन्हें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड, एक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, एक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड। इसमें ये अभिक्रिया यदि अभिक्रिया का तापक्रम 110 से 120 सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो इसमें बनने वाला मुख्य उत्पाद फार्मिक अम्ल बनेगा, फार्मिक अम्ल बनता है। जैसे ग्लिसरॉल प्लस ऑक्जेलिक एसिड की 120 सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाई तो एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकला -H2O, तो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बनता है। फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकला तो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बनता है, जिसका कि जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल प्लस फॉर्मिक एसिड बन जाता है। अर्थात ये वह अभिक्रिया है जिसमें ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया शुरू की जाती है और फॉर्मिक एसिड बनता है, लेकिन पुनः ग्लिसरॉल वापस प्राप्त हो जाता है। तो इस रिएक्शन की जो है समीकरण के द्वारा इसे समझेंगे। ये सबसे पहले ग्लिसरॉल का सूत्र है। इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्जेलिक एसिड लिया तो ग्लिसरॉल के हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्जेलिक एसिड के OH के बीच में से -H2O बाहर निकल जाएगा। टेम्परेचर को 120 रखा जाएगा और इस तरह से ये ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बन जाता है। इस ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट के मॉलिक्यूल का फिर हम वापस हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने पर HOH, तो यहाँ पर हमारे जो है ग्लिसरॉल कंपाउंड प्राप्त होगा और फार्मिक एसिड पुनः हमें मिल जाएगा। नोट, इस अभिक्रिया का उपयोग फार्मिक अम्ल बनाने में किया जाता है। नोट करके ये रिएक्शन थी 120 सेंटीग्रेड पर, जिस पे भी हमें फार्मिक अम्ल बना था। अब इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड की अभिक्रिया यदि 230 से 260 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर की जाती है तो किस तरह से रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। दो ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल लेंगे और इसमें से ऑक्जेलिक एसिड के दोनों OH समूह और ग्लिसरॉल के H के द्वारा दो जल के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, दो जल के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे H2O। 260 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और ग्लिसरॉल डाइऑक्जिलेट बन जाएगा। फिर ग्लिसरॉल डाइऑक्जिलेट में से दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो एलिल एल्कोहल बन जाता है, एलिल एल्कोहल बन जाता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ की गई थी। इसकी नेक्स्ट बची हुई रिएक्शन दूसरी है एसिटिलीकरण अभिक्रिया। एसिटिलीकरण अभिक्रिया जिसमें किसी भी H को हटा करके उसकी जगह पर CH3CO समूह, एसिटिल समूह को लग जाने से जो अभिक्रिया बनती है उसको एसिटिलीकरण कहते हैं। तो ये OH समूह की अभिलाक्षणात्मक अभिक्रिया है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। ये रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ की जाती है। इन दोनों प्रोडक्ट्स की जब ग्लिसरॉल से रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें जो ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट नामक प्रोडक्ट बनता है दोनों के द्वारा, चाहे रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करो चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड से करो। और इस रिएक्शन से ये सिद्ध होता है
कि ग्लिसरॉल में 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये बीच में यहाँ पर ग्लिसरॉल का सूत्र है और पहले एसिटिल क्लोराइड से करेंगे तो -3HCl बाहर निकलेगा और ग्लिसरॉल मोनो ट्राइएसिटेट बन जाएगा, सॉरी ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट बन जाएगा। इसी तरह से इधर एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो इसमें 3 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के बाहर निकल जाएंगे और वही ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट बन जाता है। तो ये एक प्रकार की एसिटिलीकरण अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट रिएक्शन इसकी केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एल्कोहल में ग्लिसरॉल में 2 प्राथमिक और 1 द्वितीयक एल्कोहल है जो कि इनका अलग अलग ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे पहले जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है अगर उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। जबकि सेकेंडरी एल्कोहलिक समूह अगर इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ये कीटोनिक समूह में बदल जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण पर बनने वाले उत्पाद की प्रकृति ऑक्सीकारक की प्रकृति एवं अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर करती है। भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्सीकारक पदार्थ लेंगे और उनमें बनने वाले प्रोडक्ट भी अलग हो गए, जैसे नीचे दी गई इस रिएक्शन के द्वारा सिद्ध होता है। तो इनका जो ऑक्सीकरण होगा 2 प्राथमिक और 1 द्वितीयक एल्कोहल का हम अलग अलग ऑक्सीकारक के द्वारा बताएंगे। जैसे ये ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल के जो प्राथमिक एल्कोहल है उनका ऑक्सीकरण किया तो ये बन जाएगा पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको ए प्रोडक्ट नाम दिया है कैपिटल ए। फिर इसका ऑक्सीकरण किया तो बी प्रोडक्ट जिसे कि ग्लिसरिक अम्ल कहते हैं। फिर इसका ऑक्सीकरण किया तो सी प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है टार्टोनिक अम्ल। और इसी तरह से अगर द्वितीयक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण किया, इसी द्वितीयक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो इसमें जो डी प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के मॉलिक्यूल का फिर ऑक्सीकरण करेंगे तो ई प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है मेसो ऑक्जेलिक अम्ल। और मेसो ऑक्जेलिक अम्ल का फिर आगे अगर क्लीवेज करते हैं, विदलन करते हैं, तो ये ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा जिसे एफ प्रोडक्ट कहेंगे। और फिर ऑक्जेलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाएगा। तो इस तरह से ये इनका दोनों ही समूह का ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन अब ये देखते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीकारक से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ये हम यहाँ सबसे पहले डाइल्यूट HNO3 से ऊपर रिएक्शन में लिखा हुआ है, यदि ऑक्सीकरण डाइल्यूट HNO3 से करते हैं तो इसमें बी एंड सी प्रोडक्ट बनते हैं, बी एंड सी। यदि सांद्र HNO3 लेते हैं तो इसमें मुख्यतः बी प्रोडक्ट बनता है, ग्लिसरिक अम्ल बनता है। यदि दूसरा ऑक्सीकारक पदार्थ अम्लीय केमनोफोर लेते हैं तो इसमें हमारा ऑक्जेलिक एसिड एफ प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीकारक है पेंटान अभिकर्मक। पेंटान अभिकर्मक जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और FeSO4 का मिश्रण होता है, या फिर ब्रोमीन वाटर होता है, या फिर सोडियम हाइपोब्रोमाइड होता है। तो इसमें बनने वाला प्रोडक्ट ए और डी यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनते हैं। और ये दोनों ही प्रोडक्ट आपस में एल्डोल संघनन द्वारा 0 सेंटीग्रेड पर संघनित होकर एल्फा एक्रोस डीएल यानी कि डीएल फ्रक्टोज बनाते हैं,
जैसा कि इसकी समीकरण के द्वारा ये पता चलेगा। तो ये समीकरण है, ये डायहाइड्रोक्सी एसीटोन है और दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड है। 0 सेंटीग्रेड डिग्री टेम्परेचर पर इनका संघनन होगा और इनसे जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ है अल्फा फ्रक्टोज, और ये प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीकारक पदार्थ है बिस्मथ नाइट्रेट के साथ। इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसका नाम है ई प्रोडक्ट, जिसे कि मीसो ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। मीसो ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। ठीक इसी तरह से अगर ऑक्सीकरण विदलन करते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं, तो इसके लिए हम HIO पर आयोडिक अम्ल लेते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण क्लीवेज के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड और एसिड फार्मिक अम्ल बनते हैं। HIO पर आयोडिक अम्ल से अगर हम ऑक्सीडेशन क्लीवेज करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड और फार्मिक अम्ल बनता है इस समीकरण के द्वारा HIO थ्रू। तो ये इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड और फार्मिक अम्ल बन गया है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑक्सीकारक पदार्थ अगर अम्लीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण क्लीवेज करते हैं तो ग्लिसरॉल का इसमें टूटने के बाद में ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये सारी बची हुई रिएक्शन थी जो ग्लिसरॉल की रिएक्शन बची हुई थी। अब इसमें पढ़ेंगे यूजेज ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के उपयोग। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इसके प्रमुख यूजेज इस तरह से हैं। नंबर 1, एलिल एल्कोहल फार्मिक अम्ल आदि के निर्माण में, सिंथेसिस ऑफ एलिल एल्कोहल फॉर्मिक एसिड पहला। दूसरा, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट नामक विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में। ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट नामक विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसकी काफ़ी भूमिका होती है और इस ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट नामक पदार्थ से अनेक विस्फोटक पदार्थ बनाए जा सकते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और थर्ड है बूट पॉलिश, सौंदर्य प्रसाधनों, मोहर की स्याही, टाइपराइट के रिबन आदि के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सूखता नहीं है, ये ड्राई नहीं होता है। नेक्स्ट, घड़ियों में स्नेहक के रूप में, ल्यूब्रिकेंट के रूप में, जो घड़ियाँ होती है उनकी सफाई करने के लिए ल्यूब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग काम आता है। चलने दो। और नेक्स्ट इसका उपयोग था चमड़े के सामान को नम व मृदु बनाने वाले पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हिमकरण रोधी के रूप में। नेक्स्ट है अम्ल रोधी यानी कि एसिड प्रूफ और सीमेंट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये ग्लिसरॉल का पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ है। हमें इसी वीडियो में थोड़ा सा फिनोल के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो फिनोल क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में इनके बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक, वे यौगिक जिनमें एरोमेटिक वलय के साथ कम से कम एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं। ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला एरोमेटिक एल्कोहल, इनमें OH समूह किसी भी वलय से जुड़ा हुआ नहीं होता है बल्कि किसी भी साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा रहता है। एरोमेटिक एल्कोहल वो होते हैं जिनमें OH समूह एक पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा रहता है। इनके OH समूह के गुण सामान्य एलिफेटिक एल्कोहलों की भांति ही होते हैं। इसका उदाहरण है बेंजील एल्कोहल, 2-फेनिल प्रोपेनॉल। और यहाँ पर चैप्टर हमारा प्रमुख जो है वह फिनोल है। तो फिनोल के बारे में
इनमें हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH समूह सीधा एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि जो एरोमेटिक रिंग है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये विशिष्ट गुण वाले होते हैं तथा इनका OH समूह पर्याप्त मात्रा में अम्लीय होता है। तो ये जैसे वो फिनोल है, बेंजीन रिंग से OH जुड़ा है तो फिनोल कहलाएगा। और इस तरह से OH और CH3 ऑर्था पोजीशन पर तो ऑर्था क्रिसोल, ये इसके एग्जाम्पल है सारे के सारे। कैटिकोल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब पढ़ेंगे फिनोलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल। एल्कोहलों की भांति फिनोल भी वर्गीकरण उन्हीं की भांति होता है, और OH समूह की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें एक OH समूह होता है इसलिए मोनोहाइड्रिक है। डाइहाइड्रिक फिनोल, इसमें 2 OH ग्रुप होता है इसलिए डाइहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। ट्राइहाइड्रिक फिनोल, इसमें 3 OH समूह होता है इसलिए ये ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। ठीक एल्कोहलों की तरह इनका क्लासिफिकेशन है, और इनको आगे पढ़ेंगे। अब नोमेनक्लेचर ऑफ द फिनोल, इनका फिनोलों का नामकरण की पद्धति। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनोल कहते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग पर एक OH समूह होता है तो उसको फिनोल कहते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी टोलुइन को क्रिसोल कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग के पर CH3 समूह के साथ OH समूह उपस्थित हो तब उसको टोलुइन को क्रिसोल के रूप में जाना जाता है। थर्ड, OH समूह के अतिरिक्त अन्य समूह, जैसे OH समूह के अलावा अन्य जो समूह होते हैं जैसे NO2 है, Cl है, Br है, I है, F है, NH2 है, बेंजीन वलय में उपस्थित हो तो उनकी स्थिति O मीन्स ऑर्थो ब्रैकेट में 1-2, मेटा इनकी स्थिति 1-3, P पैरा इसकी स्थिति 1-4 से दर्शाते हैं, अर्थात उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं जिस पर OH समूह उपस्थित हो। इसको उदाहरण के द्वारा अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक फिनोल्स, मोनोहाइड्रिक फिनोल का जिनमें बेंजीन रिंग पर एक OH समूह होता है, तो यहाँ सबसे पहला नंबर 1 उदाहरण है फिनोल। इसका सूत्र है C6H6O, ये इसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग पर एक OH है, और इसका अन्य नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऑर्था क्रिसोल, सूत्र C7H8O, ये बेंजीन रिंग पर OH के अलावा एक CH3 समूह होगा, इसका अन्य नाम होगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी टोलुइन या ऑर्थामेथिल फिनोल। तीसरा एग्जाम्पल है मेटाक्रिसोल, C7H8O, इसमें OH 1 नंबर पर 3 नंबर पर CH3 होगा इसलिए मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन, इसका दूसरा नाम होगा मेटामेथिल फिनोल भी कहते हैं। इसी तरह से पैराक्रिसोल, इसका सूत्र भी वही होगा, इसमें 1 नंबर पर OH और 4 नंबर पर CH3, इसलिए इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन भी कहते हैं, पैरामेथिल फिनोल भी कहते हैं, और इस तरह से इनका मोनोहाइड्रिक फिनोल्स का क्लासिफिकेशन होगा। ठीक इसी तरह से डाइहाइड्रिक फिनोल्स, ऐसे फिनोल्स जो बेंजीन रिंग पर 2 OH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें डाइहाइड्रिक फिनोल्स कहते हैं। इस पर बेस्ट एग्जाम्पल है कैटिकोल, जिसका कि सूत्र C6H6O2 है। इसमें पास दोनों OH समूह होंगे तो इसको डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। दूसरा है रिसार्सिनोल, सूत्र वही होगा लेकिन OH 1 नंबर और 3 नंबर पर होगा, इसलिए इसका नाम मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। थर्ड है क्यूनॉल, सूत्र वही होगा और
1 नंबर पर OH, 4 नंबर पर 1 और 4 नंबर पर OH समूह होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, या फिर 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसका नाम देते हैं। ये सब डाइहाइड्रोक्सी फिनोल थे। अब पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनोल, यानी बेंजीन रिंग पर यदि 3 OH समूह उपस्थित हो तो उन्हें ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। उदाहरण से पढ़ेंगे पायरोगेलोल, जिसका कि सूत्र C6H6O3 है, और 1, 2 और 3 पर OH समूह है, 3 OH समूह हैं, इसलिए इसका नाम 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन अथवा पायरोगेलिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा इसी कैटेगरी का फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल में इसमें 1 नंबर पर OH, 3 नंबर पर OH और 5 नंबर पर OH, इसलिए इसका नाम 135 या सममित ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। ये सारे इनका क्लासिफिकेशन था, लेकिन यदि बेंजीन रिंग पर अन्य समूह भी उपस्थित हो तब भी फिनोल की कैटेगरी को हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बेंजीन रिंग पर 1 नंबर पर OH है, 3 नंबर पर Cl है, इसलिए इस फिनोल का नाम हो जाएगा 3-क्लोरोफिनोल। इसी तरह से यहाँ पर NO2 और Cl समूह है, तो 4 नंबर पर क्लोरीन है, 2 नंबर पर नाइट्रो है, इसलिए 4-क्लोरो2 नाइट्रोफिनोल ये कंपाउंड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 नंबर पर ब्रोमीन है, 2 नंबर पर ब्रोमो है, इस वजह से इसका नाम 5-ब्रोमो 3-क्लोरोफिनोल नाम हो जाएगा। अन्य क्रियात्मक समूह, जैसे यदि फिनोल में अन्य क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, एस्टर समूह CRR, कार्बोनाइल समूह आदि समूह बेंजीन वलय में उपस्थित हो तो फिनोल का नाम हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के अनुसार दिया जाता है, और नंबर 1 उस कार्बन को दिया जाता है जिस पर मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, और अन्य कार्बन का नंबर उसी प्रकार दिया जाता है जिसमें योग कम से कम आए। ये एग्जाम्पल है, ये COCH3 समूह लगा हुआ है, इसमें COCH3 1 नंबर पर, 2 नंबर पर OH, 4 नंबर पर OH और 5 नंबर पर ब्रोमो। तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह है इसमें COCH3 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 5-ब्रोमो 2,4 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। इसी तरह से मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है, 2 नंबर पर NO2 है, 4 नंबर पर OH है, तो इसका नाम हो जाएगा 4-हाइड्रोक्सी 2-नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। इसी तरह से ये है COCH3 और OH, 2 नंबर पर OH है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल 4-क्लोरो2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। तो ये इस तरह से यहाँ पर इसमें हमने फिनोल का इंट्रोडक्शन को समाप्त किया। कल फिनोलों के बनाने की विधियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल इतना ही सही। धन्यवाद।